कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि सुल्तान के खेमे में बड़े सलारों में से करबूगा, कमाद, कमश्तकीन, सुरखाब बिन बदर, सुरखाब बिन कैखू बारी बारी दाखिल हुए और सुल्तान के खेमे में बैठते चले गए थे। यहाँ तक कि सुल्तान अब बयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रविश का इंतजार करने लगा था। जब काफी देर तक वो दोनों ना आए तो सुल्तान को कुछ जुस्तजू और हैरत हुई और करबूगा की तरफ देखते हुए सुल्तान ने पूछ लिया, करबूगा ये अयाज और चक्रविश कहाँ रह गए हैं? इस पर करबूगा ने गौर से सुल्तान की तरफ देखा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम वो है तो पड़ाव के अंदर ही, लेकिन समझ नहीं आती आने में उन्होंने इस कदर ताख़ीर से काम क्यों लिया। सुल्तान इस जवाब पर खामोश रहा, फिर इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रविश दोनों सुल्तान के खेमे में दाखिल हुए। जब वो आगे बढ़कर अपनी खाली नशिस्तों पर बैठ गए तब सुल्तान ने अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ देखा और धीमी लहजे में पूछ लिया, अयाज मेरे भाई क्या हुआ, तुम और चक्रविश इतनी देर बाद क्यों आए हो? अयाज ने इस मौके पर बड़ी संजीदगी में सुल्तान की तरफ देखा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम एक काम मैंने आज आपकी इजाज़त के बगैर किया है और इस काम में चक्रविश भी मेरे साथ था। इस बिना पर हम दोनों को आने में ताख़ीर हुई और मुझे उम्मीद है कि जो कदम मैंने उठाया है इस पर आप खौफगी और नाराज़गी का इजहार नहीं करेंगे। सुल्तान ने इस मौके पर गौर से अयाज की तरफ देखा, जबकि बाकी सलार भी अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि सुल्तान ने पूछ लिया, कैसा कदम उठाया है तुमने? इस पर अयाज बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम हम मकबर जो बातनियों के लिए मुकर्रर किए गए थे इनकी नकलो हरकत पर निगाह रखें। वो थोड़ी देर पहले आए हैं और उन्होंने इंकशाफ किया कि हसन बिन सबा और इब्न ताश ने दोनों को ये इतला हो चुकी है कि सुल्तान इन पर ज़रब लगाना चाहते हैं। लिहाजा इब्न ताश ने अपनी किला शाह दर में अपने इस्तेकामात को मजीद मुस्तहकम और मजबूत और इस्तवार कर लिया है। वो मैसूर रहकर हमारा मुकाबला करेगा, जबकि एक खासा बड़ा लश्कर जो दाइयों, आमलों और फिदाइयों पर मुश्तमिल है वह हसन बिन सबा ने तैयार किया है और उन्होंने ये मनसूबा बंदी की है कि जिस वक्त हम किला शाह दर पर हमलावर होंगे और इब्न ताश को अपने सामने ज़ेर करने की कोशिश करेंगे तो बाहर से हसन बिन सबा का लश्कर हम पर ज़रब लगाएगा। पहले तो वो हम पर शब खून मारने की कोशिश करेगा ताकि इस शब खून के नतीजे में हमारी ताकत और कुव्वत में कमी आए और फिर वो बाहर रहकर वक्फे वक्फे से हमसे टकराता रहेगा। हसन बिन सबा ऐसा इसलिए करना चाहता है कि किले से बाहर ही हमें मसरूफ़ रखा जाए, मुआसरे को तोल दिया जाए, यहाँ तक कि हम तंग आकर किला शाह दर का मुआसरा ख़त्म कर दें और इब्न ताश महफूज रह जाए। सुल्तान मोहतरम इन सारी खबरों से ये मामला सामने आता है कि हमारे लश्कर के अंदर हसन बिन सबा के और इब्न ताश के कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारी सारी खबरें इन तक पहुँचाते हैं। चुनांचे ये खबरें मिलने के बाद मैं अपने कुछ दस्तों को हरकत में लाया हूँ। अपने पड़ाव के इर्द गिर्द मैंने अपने मुसल्लह जवानों को फैला दिया है ताकि कोई भी पड़ाव से भागने ना पाए। साथ ही कुछ दस्ते मैंने अस्फहान शहर के नमा में भी फैला दिए हैं। हर दरवाजे पर भी कुछ मुसल्लह जवान खड़े कर दिए हैं। हो सकता है अस्फहान शहर के अंदर भी इनके आदमी हों और अगर वो भागने की कोशिश करें तो इन पर बर वक्त ज़रब लगाई जा सके। इस मजलिस के बाद शहर और पड़ाव के अंदर मशहूर कर दिया जाएगा कि अस्फहान के शहर के अलावा सुल्तान के लश्कर में भी इब्न ताश और हसन बिन सबा के कुछ लोग हैं जिनकी निशानदेही सुल्तान के मुखरों ने कर दी है, लिहाजा इन पर गिरफ्त कर ली जाएगी। इस मजलिस के बाद जब ये खबर पड़ाव और शहर के अंदर फैल ली जाएगी तो मेरा अंदाज़ा है हमारे लश्कर और अस्फहान शहर के अंदर इब्न ताश और हसन बिन सबा के जिस कदर आदमी भागे हैं वो भागने की कोशिश करेंगे और जो भागेगा इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुकम्मल तफ्तीश के बाद जो भी गुनहगार हुआ उसे काट कर रख दिया जाएगा। जहाँ तक कहने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन खामोश हुआ। तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सुल्तान बरक़रार कहने लगा, तुम दोनों ने यकीनन ऐसा काम किया है जिसमें मेरी खुशी मेरी तमानियत है। सुनो, तुमने जो कदम उठाया है इसमें नाराज़ होने वाली नहीं बल्कि तुम दोनों को शाबाश बल्कि इनाम देने वाली बात है। अब इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। इसके बाद जो मनसूबा बंदी तुमने और चक्रविश ने की है इस पर अमल किया जाएगा। अस्फहान शहर के अलावा अपने पड़ाव में ये मशहूर कर दिया जाएगा कि हमारे मुखबरों ने ये निशानदेही कर दी है कि हमारे लश्कर और शहर के अंदर कौन कौन से इब्न ताश और हसन बिन सबा के आदमी हैं। चुनांचे ये खबरें फैलने के बाद जब किसी ने भी शहर और पड़ाव से भागने की कोशिश की पकड़ा जाएगा और अपने अंजाम को जरूर पहुंच जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बरक़रार रुका, फिर कहने लगा, अयाज तुम्हारे इस इंकशाफ पर मैं अपनी इस तजवीज़ और मनसूबाबंदी में कुछ तब्दीली करूँगा जिससे पहले मैंने तय की है। पहले मैंने ये इरादा किया था कि कमाज और सुरखाब बिन बदर को अस्फहान शहर के गिरदनवा में
लश्कर के किसी के साथ रखा जाएगा, ताकि जब हम हसन बिन सबा और इब्न ताश के लोगों के खिलाफ हरकत में आएं तो कोई हमारी गैर हाजिरी से फायदा उठाकर इस्फहान शहर पर कब्जा करने की कोशिश ना करे, बल्कि जब तुम करबूगा, चकरमेश और सुरखा बिन बशर को लेकर निकलेंगे और इब्न ताश से किला शाह दर का मुआसरा करके इसे हर सूरत में अपने सामने जेर करेंगे। इसके सारे लश्करियों, सारे फिदाइयों, सारे मनवाइयों का खात्मा कर दिया जाएगा। इब्न ताश को भी इसके की सजा दी जाएगी और किला शाह दर पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन जबकि हमारे मुखबर ये खबर लेकर आए हैं कि जब हम किला शाह दर का मुआसरा करेंगे तो बाहर से हसन बिन सबा का लश्कर हम पर शब खून मारेगा और हमसे टकराता रहेगा, ताकि हम किला शाह दर का मुआसरा उठा लेने पर मजबूर हो जाएं। इस बिना पर अब इसमें से एक काम का तब्दीली चाहता हूँ। जिस कदर लश्कर हमारे पास है इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा कमश्तगीन और सुरखा बिन कैखुर की कमानदारी में रहेगा, दूसरे सलारों में मनकरू भी इनके साथ होगा। लश्कर का जो हिस्सा इनकी कमानदारी में दिया जाएगा इसके साथ ही इस्फहान शहर की हिफाजत करेंगे। बाकी 2 हिस्से को लेकर हम किला शाह दर का रुख करेंगे। इसके बाद क्योंकि लश्कर के 2 हिस्से हैं, लिहाजा एक हिस्सा अयाज मेरे भाई तुम्हारी कमानदारी में होगा और तुम्हारे साथ चकरमेश होगा, इसलिए कि चकरमेश तुम्हारे साथ काफ़ी काम कर चुका है और तुम्हारे हमलावर होने और जंगी मनसूबाबंदी को ये खूब समझता है। दूसरे हिस्से में मैं हूँगा, कमाज और करबूगा होंगे। ये दोनों हिस्से पहले किला शाह दर पर हमलावर होंगे, साथ ही अपने मुखबरों को इतराफ में फैला दिया जाएगा। जब भी हमारी मुखबर ये इतला देंगे कि हसन बिन सबा का कोई लश्कर हम पर ज़रब लगाने के लिए आ रहा है तो अयाज और तुम चकरमेश दोनों एक हिस्सा लेकर अलहदा हो जाया करोगे और हसन बिन सबा के लश्कर को रोकने के अलावा इन पर ऐसी ज़रब लगाओ कि इनके लश्कर की तादाद भी कम करोगे, इनकी ताकत और क़ुव्वत में ज़अफ़ पैदा करेंगे और लगातार इन्हें मार धाड़ का निशाना बनाते हुए इन्हें वापस भगाने पर मजबूर कर देंगे। और खुदावंद कदूस ने चाहा तो जब ये मामला हुआ तो हसन बिन सबा के क्या फिदाई क्या दाई सब वापस जाने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस रोज़ ऐसा हुआ हम सब मिलकर किला शाह दर पर ऐसा जोर डालेंगे कि किले को अपने सामने फतह करने में कामयाब हो जाएंगे और किले में जिस कदर इब्न ताश के साथी होंगे इनमें से किसी न किसी को भागने का मौका दिया जाएगा, न किसी को जिंदा रखा जाएगा। सुल्तान बरक़-ए-रोक़ की इस तजवीज़ से सारे सलारों ने इत्तेफाक किया था। इसके बाद सुल्तान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे ख्याल में अब सब मेरे साथ आओ ताकि लश्कर का तकसीम का काम शुरू कर दें। और इसके साथ ही सब अपनी जगह से उठकर सुल्तान के साथ हो लिए थे। लश्कर की तकसीम का काम जब मुकम्मल हो गया तब इस्फहान शहर और सुल्तान बरक़-ए-रोक़ के लश्कर में ये हवाएं गर्दिश करने लगी थी कि सुल्तान बरक़-ए-रोक़ के कुछ सलार और लश्करियों के दस्ते इस्फहान शहर और पड़ाव के अंदर हरकत में आ चुकी हैं, इसलिए कि सुल्तान बरक़-ए-रोक़ को इसकी इंतहाई काबिल इत्मीनान मुखबरों और हरकारों ने इतला कर दी है। इस्फहान शहर और पड़ाव में इब्न ताश और हसन बिन सबा के लोग शामिल हैं और सुल्तान के इनके नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार करके इनका खात्मा करने की कोशिश की जाएगी। शहर और पड़ाव के अंदर जब ये खबरें बड़ी तेज़ी से गर्दिश करने लगीं तब जिसने भी शहर और पड़ाव से निकलकर भागने की कोशिश की, शहर के बाहर और पड़ाव की तरफ में जो पहले से मुसल्लह जवान खड़े कर दिए थे उन्होंने इनका खात्मा करना शुरू कर दिया था। इस तरह इस्फहान शहर और सुल्तान बरक़-ए-रोक़ के पड़ाव के अंदर जिस कदर ये सालिम, जाबिर और गैर जिम्मेदार लोग थे इन सब का खात्मा कर दिया गया था। इसके बाद सुल्तान ने अपनी पूरी लश्कर के साथ किला शाह दर का रुख किया था। ताहम इस्फहान शहर की हिफाजत के लिए लश्कर का एक हिस्सा शहर के अंदर रखा गया था और हिस्से की कमानदारी सुल्तान ने सुरखा बिन कैखुर के हवाले की थी। किला शाह दर का हाकिम इब्न ताश, जो बातनियों का बड़ा नुमाइंदा और एक तरह से इलाकों में दाई कबीर था, वो इस सम पर में पड़ गया था कि सुल्तान बरक़-ए-रोक़ इसके लश्कर की हैसियत हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ऐसा वो इस बिना पर भी कर रहा था कि इसके पास अपना बहुत बड़ा लश्कर था जिसकी बड़ी खूबी तरबियत की गई थी। इसके अलावा हसन बिन सबा की तरफ से भी एक खासा बड़ा लश्कर किला शाह दर के नवाब में आकर कहीं घात लगा चुका था और इसकी इत्तला हसन बिन सबा के नुमाइंदों में ने भी इब्न ताश को कर दी थी। इस बिना पर इब्न ताश ने यह फैसला किया कि 2 से बाहर निकलकर सुल्तान के बरक़-ए-रोक़ के लश्कर का मुकाबला करेगा और हसन बिन सबा का वो सलार जो लश्कर लेकर आया था इसकी तरफ पैगाम भिजवा दिया कि जिस वक्त सुल्तान इससे टकराए तो अपनी घात से निकलकर सुल्तान के लश्कर की पुष्ट पर ऐसे जोरदार हमला शुरू करे कि हमारे सामने सुल्तान के भागने की कोई सिवा कोई रास्ता ना मिले। सुल्तान के मुखबरों ने भी बता दिया था कि हसन बिन सबा के लश्कर किला शाह दर के नवाब में आकर घात लगा चुका है और ये तक इंकशाफ कर दिया था कि हसन बिन सबा का लश्कर
کی سمت سے نمودار ہو کر سلطان کے لشکر کی پشت پہ یا پہلو پر حملہ آور ہوگا۔ اس بنا پر یہ ساری خبریں جانے کے بعد سلطان برقرار اپنی جگہ پر بڑا مطمئن اور آسودہ تھا۔ سلطان آگے بڑھا، جب وہ قلعہ شاہ در کے قریب گیا تو رک گیا، اس لیے کہ ان کے سامنے باطنیوں کا دائی کبیر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انہیں لشکر کی صفیں استوار کر چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان اور اس کے سالاروں نے بھی اپنی صفیں ابن تاش کے سامنے آ کر بالکل درست کر لی تھی۔ شاید ابن تاش نے اپنا ارادہ بدل کر اب شہر سے باہر نکل کر سلطان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی۔ لشکر کا ایک حصہ پہلے ہی ایاز بن سیف الدین کے لیے مختص کیا گیا تھا اور چکرمش کو اس کے ساتھ رکھا گیا تھا، اور ان کے ذمہ کام لگایا گیا تھا کہ پہلے تو وہ سلطان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے، اور جب حسن بن صباح کا لشکر اپنی گھاٹ سے نکل کر قریب آئے گا تو وہ علیحدہ ہو کر حسن بن صباح کے لشکر سے ٹکرا جائیں گے۔ باقی لشکر بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصہ سلطان نے اپنی حصہ کمانداری میں رکھا اور کمشتگین کو اپنے نائب کی حیثیت سے شامل کیا۔ سلطان کے ساتھ تیسرے حصے کی کمانداری امیر کربوگا کو دی گئی تھی، جبکہ کماج کو، جو بڑے سالاروں میں شامل تھا، جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، اسے کربوگا کے ساتھ اس کی نائب کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ ابن تاش کو بڑا حوصلہ اور ضم تھا کہ حسن بن صباح کا لشکر چونکہ اس کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے اور وہ گھات لگا چکا ہے، اور بروقت سلطان برقرار کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس کی کامیابی اور سلطان برقرار کے معاشر کو اٹھا لینے کو یقینی بنائے گا۔ اس بنا پر وہ بڑے تکبر اور گھمنڈ میں حرکت میں آیا اور سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے اسی ضم میں اپنے لشکر کا وہ حرکت میں لایا، اور پھر سلطان کے لشکر پر جبرش کی روکتے ہوئے موت کی گرد و غبار اور حام کی زنجیر کاٹتے فضا کے شور و گواہ زار کرتی عداوتوں کی خوفناک گھاتوں اور مصائب کی ہجوم کھڑی کرتی بد مستیوں کی جان خیزیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان کا لشکر کیونکہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، وسط میں سلطان خود تھا، چنانچہ پہلے سلطان حرکت میں آیا۔ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پہلے اس نے اندھیروں کی باہری تہہ میں رقص کر جانے والی شاہوں سے اور ہر شے کی کوکھ میں خوف اگاتی طوفان بھری برق کی کوتوں کی طرح تکبیریں بلند کی تھی۔ اس کے بعد سلطان ابن تاش کے لشکر پر ستم کشوں کے لوح سے خونی قصوں کہانیاں رقم کرتے وقت کے جوش مارتے سمندر لو لہو حکایتوں اور کتھاؤں میں دکھ کے زہریلے زخم لگاتی دہکتی سلگتی آتش اور جسم و جان کا قرب بن جانے والی رگوں میں مچلنے برق کے شراروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان برق کے روگ کے ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کربوگا بھی حرکت میں آیا، اور وہ بھی ابن تاش کے لشکر پر حیات کے پردے میں موت کی در کھولتی فطرت کی پراسرار قوتوں، بے حرارت اور بے حلاوت کرتی چیختی چنگاڑتی آندھیوں فضا کی سانسیں بوجھل کرتی طوفانی ہیبت ناکیوں اور روحوں کو سلگا دینے والی ستم کی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ حرکت میں آیا، جس کی کمانداری ایاز بن سیف الدین کر رہا تھا۔ ایاز بن سیف الدین سلطانی کے انداز میں پہلے سے ہر گوئی خاموش، ہر احساس کو معطل، ہر قبا کی بند کھولتی دکھوں سے تعارف کراتی صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ بھی ابن تاش کے لشکر پر بے موج سمندر میں برق و شرر کے رقص، عداوتوں کی جوانی، دشمن کے شباب کو رونتی، جذبوں کو کھولتی حرارت، آرزوؤں کی ناکامیوں کے کفن پہناتی طوفانوں سے شناسا ہولناکیوں اور تیز آندھیوں کی غضبناک جکڑوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح قلعہ شاہ در کے نواح میں اس جنگ کا باعث رزم گاہ میں جانوں اور روحوں پر قدغن لگنے لگی تھی۔ ذرے ذرے پر فنا کی تحریریں رقم ہونے لگی تھی۔ ہر کوئی قاتلوں کے کبیر کا فرد بن کر دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگا تھا۔ حوصلوں کے بدن اور ارادوں پر پہرے لگنے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر کڑی فضا کی فرقتیں درد کی لا انتہا کسک اور عداوتوں کے بے روک انتقام رقص کرنے لگے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک طرف سے ایک دم حسن بن صباح کا لشکر نمودار ہوا، تاکہ سلطان کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی لیے کامیابی کے در کھولے۔ اسی طرح سلطان بن ایاز بن سیف الدین اور چکرمش اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان کے لشکر سے علیحدہ ہو کر اس طرح پلٹے جیسے ان گنت تیندوؤں کو آزاد کر کے اپنی منمانی کرنے کے لیے کھلی چھٹی دے دی گئی ہو۔ آگے بڑھ کر ایاز بن سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ حسن بن صباح کے لشکر کو روکا، پھر ان پر شعور اور شعور، جسم و نظم، لب و نطق پر قدرتی لگانتی ذرے ذرے کو چھانتی فضا، ذہنوں میں آگ، دلوں میں زہر، الفاظ میں کراہٹیں، حروف میں حدت، احساسات میں برق بھر دینے والی وحشتوں کے رقص، پناہ زندگی کی علمی و ناک کی کھنک اور کیمیائی لفظیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حسن بن صباح کا وہ لشکر زیادہ دیر تک ایاز بن سیف الدین کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اس لیے کہ پہلے ہی تیز حملے میں ایاز بن سیف الدین نے حسن بن کے لشکر کی
अगली सफों को रोंद और पीस कर रख दिया था। इसके बाद जब हसन बिन सबा के लश्कर के इस बस्ती से तक पहुंच गया और चारों तरफ से इसने फिदाइयों और दाइयों को कत्लेआम शुरू किया, तब बचे कुचे हसन बिन सबा के लश्करी जिधर से आए थे उधर ही भाग गए। लेकिन अब बचकर भागना भी बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि आस बिन सैफुद्दीन करबूगा दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ बड़ी कमानियत और खानखारी से इनके ताक़ब में लग गए थे। इनका इस तरह पीछा कर रहे थे जैसे इंसानों का साया इनके साथ साथ भागता है। अपनी जिस घात से निकलकर हसन बिन सबा का वो लश्कर किला शाह दर की तरफ सुल्तान बर का रोक पर जरब लगाने के लिए आया था, हसन बिन का वो लश्कर अपनी इसी घात की तरफ भागे थे, इसलिए कि चंद दिन पहले इनका वहीं पड़ाव था। वहाँ उनके खेमे थे, वहाँ के खाने पीने की एशिया के ढेर और जरूरियात का दूसरा सामान था। अब हसन बिन सबा के लोगों के लिए ये मुसीबत उठ खड़ी हुई थी कि इनका ख्याल था कि क्योंकि इन्हें शिकस्त उठानी पड़ी है, लिहाजा जिस जगह उन्होंने घात लगा रखी थी वो इधर ही जाएंगे और जो कुछ इन पर बीती है इसकी इत्तला हसन बिन सबा को वो देंगे और किला शाह दर की हिफाजत के लिए इससे मजीद लश्करी तलब करेंगे। लेकिन मुसीबत ये भी बन रही थी कि आस बिन सैफुद्दीन और करबूगा दोनों का ताक़ब भी तर्क नहीं कर रहे थे। चुनांचे इनका ताक़ब इस जगह तक जारी रहा जहां उन्होंने इससे पहले क्याम कर रखा था और वहां तक पहुंचते पहुंचते हसन बिन सबा के तकरीबन सारी लश्करियों का खात्मा कर दिया गया था। बहुत कम बच्चे होंगे जो दाएं बाएं हटकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए होंगे। वहां पहुंचकर एयाज और करबूगा दोनों ने हसन बिन सबा के लश्कर का पड़ाव का जायजा लिया। हाँ, जिस कदर खैमे और दूसरा सामान था दोनों ने समेटा और किला शाह दर की तरफ रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ किला शाह दर के हाकिम इब्न ताश को इसके मुकर्रों ने यह भी खबर दी कि हसन बिन सबा का जो लश्कर इसके लिए मदद के लिए आया था वो बेशक इसकी मदद करने के लिए सुल्तान के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर होने के लिए आया था, लेकिन सुल्तान के लश्कर ने अलहदा होकर जवाबी कार्रवाई की। इसे बदतरीन शिकस्त दी और हसन बिन सबा का लश्कर भाग खड़ा हुआ। ये खबर इब्न ताश के लिए इंतहाई दर्जे की हौसला शिकन थी। चुनांचे इन हालात में इसने बड़ी तेजी और सुरत के साथ अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए अपने लश्कर को समेटा। फिर वो किला शाह दर में मैसूर हो गया था और अपने लश्करियों को शहर की हिफाजत के लिए इसने फसील के ऊपर जगह जगह मुकर्रर करके अपनी हालत को बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। किले में दाखिल होने के बाद इब्न ताश ने शाह दर किले की हिफाजत के लिए बड़ी तेजी से मनसूबाबंदी करना शुरू की थी। फसील के करीब आगे बड़े बड़े अलाव रोशन कर दिए गए थे और आग की इनके अलाव से दो काम लिए जाने लगे थे। एक ये कि इनसे पानी गर्म किया जाने लगा और साथ ही आग के अंगारे कच्ची मिट्टी के बर्तनों में डालने के लिए तैयार किए जाने लगे थे ताकि वो अंगारे और खोलते हुए पानी सुल्तान बर के अरों के लश्करों पर उस वक्त फेंके जब वो शहर और किले को फतह करने के लिए फसील के करीब आएंगे। हसन बिन सबा का लश्कर का खात्मा करने के लिए अयाज और करबूगा अपने लश्कर को लेकर जब सुल्तान बर के अरों के पास आए तो उस सामान जो वो लेकर आए थे वो सामान देकर सुल्तान बेहद खुश हुआ और दोनों को सुल्तान ने हसन बिन सबा के लश्कर को शिकस्त देने और मार भगाने का और उस खात्मा करने पर न सिर्फ शाबाश दी बल्कि इनका शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद लश्कर जो जमा हुआ सारा सुल्तान के पास बुलाए गए। इस मौके पर सुल्तान ने सबको मुखातिब करके कहने लगा, ये पूरे लश्कर की बेहतरीन कामयाबी और कारगुजारी है। हमने एक तरफ किला शाह दर के कम इब्न ताश के बदतरीन शिकस्त थी जिसके नतीजे में वो शाह दर के किले में मैसूर हो गया, और हमारी दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि इब्न ताश की मदद के लिए हसन बिन सबा ने जो लश्कर भेजा था उसके एक तरह से खात्मा कर दिया गया है। मेरे ख्याल में अब आने वाले दौर में हसन बिन सबा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए किसी लश्कर को रवाना करने की हिम्मत और सकत नहीं रखेगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बर के अरों ने कुछ सोचा। इसके बाद अपने सलारों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अब जबकि हमने हसन बिन सबा से निमट चुके हैं, रहा मामला इब्न ताश का, वो अपने लश्कर को लेकर शहर में मशहूर हो गया है और याज और करबूगा तुम दोनों ने जिस वक्त हसन बिन सबा के लश्कर का ताक़ब किया था इसके फौरन बाद इब्न ताश शायद इसमें मायूस हुआ। हसन बिन सबा के लश्कर को शिकस्त हुई और वो भाग खड़ा हुआ। अपने लश्कर को समेट कर वो शहर के अंदर मैसूर हो गया और उसी वक्त हमारे मुखरों ने ये भी खबर दी थी कि इब्न ताश ने शहर और किले की हिफाजत के लिए कुछ इंतजामात कर रखे थे। इसने शहर के अंदर आग के बड़े बड़े अलाव रोशन कर रखे हैं जिनके अंदर बनने वाले अंगारे जमा किए गए हैं और अपने कुछ मिट्टी के बर्तनों में हमारे लश्करियों पर फेंका जाएगा जो किले को फतह हासिल करने के लिए फसील के करीब जाएंगे। साथ ही हमारे मुखबर ने ये भी इतला दे चुके हैं कि आग के अलावा इन पर उबलता हुआ पानी तैयार किया जाएगा और वो भी कच्ची मिट्टी के बर्तनों में भरकर बर्तनों में समेत हमारे लश्करियों पर फेंका जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे मुखबरों की बेहतरीन कार्रवाई है। उन्होंने इब्न ताश की इस मनसूबाबंदी से हमें पहले ही आगाह कर दिया था ताकि खोलते पानी और आग के अंगारों से हमारी किसी लश्करी का नुकसान ना हो पाए।
अभी मुझे सलाह मशवरा करने के बाद ये बताओ कि किला शाहदर को हमें किस तरह फतह करना चाहिए। अगर हम अपने लश्करियों से ये कहें कि वो अपने ऊपर अपनी ढालों को रख कर आगे बढ़ें और फिर रस्सों की सीढ़ियों की मदद से फसील के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, तो ये एक इंतहाई खतरनाक काम होगा। इससे हमारे लश्कर को 3 खदशात का सामना करने पड़ेगा। पहला ये कि इन पर आग के अंगारे फेंके जाएंगे। दूसरा ये कि खोतों का पानी इन पर हांडियों की सूरत में फेंका जाएगा, जो लश्करों के लिए बहुत नुकसान का बायस बन सकता है। और तीसरा ये कि इब्न ताश ने फसील के ऊपर और बर्जियों के अंदर अपने तीर अंदाज मुकर्रर कर दिए हैं। वो हमारे लश्करों पर तीर अंदाजी करेंगे और लश्करों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि हमारे लश्करों को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मजबूरी और भी बसी ये है कि हमारे पास किला शिकन औजार भी नहीं, जिनकी मदद से हम कम से कम फसील के अंदर शिगाफ करके शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इन सारी कोताहियों और सारे मामले को सामने रखते हुए अब तुम लोग सोच विचार करो किला शाहदर को कैसे फतह किया जाए। एक बात ये भी ज़हन में रखना कि किला शाहदर को फतह किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। असल में सबा के लश्कर का हम खात्मा कर चुके हैं। इब्न ताश इस वक्त अकेला है और ये हमारे लिए एक बेहतरीन और सुनहरी मौका है कि बातनियों के इसके गढ़ को उखाड़ कर फेंक कर यहाँ जिस कदर बातनी है इनका खात्मा कर दिया जाए और आने वाले दौर में कोई इब्न ताश उठकर हमारे लिए दुश्वारियों और इब्तलाओं का बायस ना बने। सारे सलारों ने बरके रो की तजवीज़ से इत्तफाक किया था। फिर सब आपस में सलाह मशवरा करने लगे थे। थोड़ी देर की सोचो विचार के बाद शायद वो किसी नतीजे पर पहुंच गए थे। फिर आज़म सैफुद्दीन सुल्तान बरके रोक को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब ने सब मिलकर बरास्ता या आप कह सकते हैं कि मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। मेरे ख्याल में अगर इस पर हम अमल करेंगे तो बड़ी आसानी से शहर को फतह करने में कामयाब हो सकते हैं और फसील को तोड़े बगैर इस पर चढ़कर इसे फतह कर सकते हैं।